2029 का चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें कोई भी चेहरा छोटा नहीं है। एक तरफ होंगे नरेंद्र मोदी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके अपार लोकप्रियता के साथ। दूसरी तरफ राहुल गांधी अब पहले से ज्यादा मजबूत और परिपक्व छवि में। तीसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, जिनकी छवि अब यूपी से निकलकर राष्ट्रीय हो चुकी है। अब चौथा नाम जो सबको चौंका देगा, चंद्रशेखर आजाद रावण, दलितों, युवाओं और बदलाव के प्रतीक के रूप में उभरता चेहरा। तो आज हम बात करेंगे ये चारों आमने सामने हो तो कौन बाजी मारेगा, कौन हारेगा, कौन जनता का दिल जीतेगा और कौन होगा भारत का भविष्य। ये आम चुनाव नहीं, इतिहास लिखने का वक्त होगा। सच की बात साफ वेन्यू से बच जाओ, सच को पहचान लो, इंडिया की रियल चेंज। शाइल एक्सप्लेन देश को समझा दे। शाइल एक्सप्लेन सच। 2029 का चुनाव अब से भी शुरू हो चुका है। नमस्कार, रात के 12 बजे हैं। कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी मैं एमपी एमएलए बनूं, मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनूं, उससे साहब का सपना पूरा नहीं होता। आज काशी की सावन धरा पर मैं देश की सांस्कृतिक व नेता अब खुद को गढ़ रहे हैं, जनता विकल्प तलाश रही है और देश के राजनीति बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। ये चुनाव सिर्फ वोट का नहीं बल्कि भारत के दिशा तय करने वाला मोमेंट होगा। नरेंद्र मोदी लौटेंगे या फिर रिटायर होंगे। 2029 में मोदी जी की उम्र होगी 79 साल। अब सवाल है, क्या वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या संन्यास लेकर उत्तराधिकारी को आशीर्वाद देंगे। अगर लौटते हैं तो अब भी सबसे बड़े चुनावी ब्रांड हैं। जनता में विश्वास है, हिंदू राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा चेहरा। लेकिन अब थकावट दिखने लगी है। विपक्ष ने 2024 में उन्हें रोका नहीं पर कमजोर किया। जनता अब सवाल पूछ रही है, तालियां कम बजा रही है। अगर मोदी फिर से उतरते हैं तो बीजेपी जीत सकती है, लेकिन चेहरे की थकावट से हार भी हो सकती है। राहुल गांधी अब क्या वाकई परिपक्व हो गए हैं? राहुल गांधी की आलोचना वर्षों तक हुई, लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा सांसद की अडिगता और युवा वोटर से जुड़ाव ने उन्हें बदला है। ताकत, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, एक भावात्मक नेता, मीडिया और सोशल मीडिया से बेहतर संपर्क, कमजोरी अभी भी चुटकुलों का शिकार, कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी, मोदी के करिश्मे के सामने फीके। 2029 तक अगर राहुल गांधी अपनी जमीन और चेहरा दोनों मजबूत कर लेते हैं तो मुकाबला कांटे का हो सकता है। योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद बीजेपी का चेहरा। अगर मोदी नहीं लड़ते तो सबसे बड़ा चेहरा ये होगा, क्या बीजेपी योगी को मैदान में उतारेगी? ताकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के दूसरे सोमवार पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान कांवड़ रूट का सीएम योगी ने निरीक्षण भी किया। हिंदुत्व का युद्ध चेहरा। यूपी जैसे राज्य में दोबारा सीएम। कट्टर समर्थक वर्ग, विरोधी उन्हें कट्टर और असहिष्णु मानते हैं। अल्पसंख्यकों में डर। कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। और मीडिया में एक ध्रुवीकृत छवि। लेकिन सच ये है कि अगर बीजेपी को जीत चाहिए तो वो मोदी जैसे छवि वाले योगी को ही आगे करेगी। भीम आर्मी का बंदा
और बाबा साहब का झंडा दोनों मजबूत है। अगर यहाँ पर किसी ने रोकने की कोशिश की, किसी भी बंदे को हाथ लगाया, तो सबको बता देंगे कि जितनी गर्मी मई और जून में नहीं है, जितनी इन चमारों के खून में है। चंद्रशेखर आजाद रावण बदलाव के भूख के प्रतीक। अब आते हैं सबसे रोचक और सबसे कम आका गया नाम। सुधर जाओ, वरना अगर हम सुधारने पर उतरे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण अभी वो संसद में नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन उनके पास है जोश, आंदोलन और यूथ का क्रांति रुख, ताकत, दलित, पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक वोटर के बीच जबरदस्त अपील। युवा वर्ग उन्हें सिस्टम से टकराने वाला नेता मानता है। अगर संवैधानिक मर्यादा में समझोगे तो संवैधानिक मर्यादा में समझाएंगे। बोलने का तरीका दमदार, आक्रोशपूर्ण और असरदार, सोशल मीडिया पर जबरदस्त फॉलोइंग, कमजोरी, संसदीय अनुभव नहीं, मीडिया का समर्थन नहीं, विपक्ष उन्हें आगे नहीं करता। लेकिन अगर विपक्ष 2027 तक कोई करिश्माई चेहरा नहीं खड़ा करता, तो यही चंद्रशेखर रावण 2029 में जनता का हीरो बन सकते हैं। जनता का मन, असली फैसला कहाँ होगा? 2029 में 12 करोड़ नए वोटर युवा जुड़ेंगे। उनकी सोच पुरानी पीढ़ी से अलग है। वो चाहेंगे कि ऐसा नेता जो उनका सवाल सुने, जात पात की राजनीति से ऊपर उठे और जो जनता की बात करे, पार्टी की नहीं। जब तक बहुजन समाज का एक एक घर में गाड़ी ना हो, नौकरी ना हो, उनके घर की जगह बंगले ना हो, तब तक ये मिशन पूरा नहीं होगा। याद रखना इस बात को। यानी अब जनता सब ब्रांड नहीं, सच्चाई देखेगी। और इस जगह पर रावण जैसे नेता उभरते हैं। क्या होगा अगर चारों आमने सामने हो? अगर लड़ाई मोदी vs राहुल होगी, मोदी भारी पड़ते हैं। लेकिन अगर 2024 जैसा टक्कर रहा तो राहुल को भी फायदा। अगर लड़ाई योगी vs राहुल, अगर लड़ाई योगी vs राहुल होती है, देश ध्रुवीकरण की तरफ जाएगा। लेकिन जनता तीसरा विकल्प ढूंढ सकती है और वही मौका रावण को मिल सकता है। अगर लड़ाई योगी vs रावण होती है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वोट बटेगा। या एक हो सकता है, अगर चंद्रशेखर ग्राउंड पर पैठ बना लेते हैं तो वो किंग मेकर नहीं, किंग बन सकते हैं। अब सोचो 2029 में 4 नाम मैदान में हो। उम्मीदवार मोदी, ताकत, करिश्मा, अनुभव, जनता की अपील, उम्र और थकावट का खतरा। उम्मीदवार राहुल गांधी, ताकत, नरमी, संवेदनशीलता, जनता की अपील, निर्णायक नहीं लगते। उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ, ताकत, ताकतवर छवि, निर्णायक, ध्रुवीकरण का खतरा। चंद्रशेखर आजाद, युवा शक्ति, नई उम्मीद, संसाधनों की कमी। जनता किसे चुनेगी? हो सकता है वो उस तरफ देखे जो नई सोच, नई चेहरा और नया भारत दिखा रहा हो। और वो हो सकता है चंद्रशेखर आजाद रावण। क्या रावण बन सकते हैं राजा? आज शायद लोग इस बात को हंसी में लेंगे, लेकिन 2029 तक राजनीतिक की शक्ल बदल सकती है। राहुल परिपक्व हो सकते हैं, मोदी रिटायर हो सकते हैं, योगी ध्रुवीकरण का शिकार हो सकते हैं और रावण जो आज बाहर है, कल प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हो सकते हैं। ये वीडियो कोई विकल्प नहीं, बल्कि आने वाले कल के सबसे सच्ची झलक है। हर बार जब कोई दो राठी का नाम लेता है तो लोग 2 हिस्सों में बट जाते हैं। एक तरफ वो लोग जो बोलते हैं वह सच बोलता है और दूसरी तरफ वो लोग
जो कहते हैं वो झूठ फैलाता है। लेकिन मैं आज एक बात साफ कर दूं, मुझे कोई ध्रुव राठी से नफरत नहीं है, क्योंकि नफरत से सच्चाई कभी पैदा नहीं होती, समझ से होती है। हु इज ध्रुव राठी? ध्रुव राठी एक ऐसा नाम जो भारतीय यूट्यूब की पहचान बन चुका है। कई लोग उन्हें ट्रूथ टेलर, फैक्ट चेक या सोशल एक्टिविटीज मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें प्रोपेगेंडा क्रिएटर भी कहते हैं। लेकिन सच ये है कि ध्रुव राठी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आइडिया है। एक ऐसा आइडिया जिसने लाखों लोगों को ये दिखाया कि सोचने से पहले रिसर्च करना भी जरूरी है। द राइज ऑफ ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ने यूट्यूब की दुनिया में तब कदम रखा जब सोशल मीडिया पर इंटरटेनमेंट और म्यूजिक वीडियो छाए हुए थे। उन्होंने राजनीति, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर बात शुरुआत की और धीरे धीरे लोगों ने उनकी बातों को सुनना शुरू कर दिया। उनका एक सिंपल तरीका था डाटा रिपोर्ट और विजुअल के जरिए अपनी बात को समझाना। उन्होंने बताया कि कोई भी आम इंसान थोड़ा रिसर्च करके सच्चाई तक पहुंच सकता है, और शायद यही वजह है कि आज वो करोड़ों लोगों के लिए वॉइस ऑफ अवेयरनेस बन चुके हैं। द क्रिटिज्म। अब जहां सपोर्ट होता है वहां सवाल भी उठते हैं। कई लोगों का कहना है कि ध्रुव राठी का कंटेंट एक तरफ होता है, वो सरकार के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं लेकिन विपक्ष पर कम। कई बार उन पर आरोप लगा कि वो एजेंडा ड्राइवन वीडियो बनाते हैं या उन्हें कुछ ग्रुप्स से फंडिंग मिलता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या हर आलोचना सच होती है? असल में ध्रुव राठी के जैसे कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स पर हमेशा विवाद होता ही है, क्योंकि वे ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हैं जहां भावनाएं भी जुड़ी होती हैं और राजनीति भी। द इम्पैक्ट। अगर आप माने या ना माने, ध्रुव राठी ने डिजिटल अवेयरनेस को बदल दिया है। उन्होंने लाखों युवाओं को ये सिखाया कि हर खबर को फेस वैल्यू पर मत मानो, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई को समझो। कई बार उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जिन पर मेन मीडिया ने चुप्पी साधी हुई थी, चाहे वो पर्यावरण हो, लोकतंत्र हो या आम जनता की आवाज। और यह भी सच है कि उनकी वीडियो ने कई बार सरकारी नीतियों पर सवाल खड़े किए, जिससे लोगों को सोचने का मौका मिला। नोबॉडी इज परफेक्ट। अब ये मान लेना भी गलत होगा कि ध्रुव राठी हमेशा सही हैं। हर इंसान की अपनी आइडियोलॉजी होती है और वही उनकी नजर से दुनिया को देखने का लेंस बनाती है। कभी कभी वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चीजें पेश करते हैं जो कुछ लोगों को बायस्ड लग सकता है, लेकिन यही तो इंसान होने की खूबसूरती है। हर कोई अपनी नजरिए से सच्चाई को देखता है। What we sold learn। ध्रुव राठी भैया से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सिर्फ सुनिए मत, खुद रिसर्च कीजिए। ब्लिंड सपोर्ट या ब्लिंड हेट दोनों ही गलत है, क्योंकि जब आप किसी को आंख मूंद कर मानते या नफरत करते हैं तो असली सोच वही खत्म हो जाती है। तो हाँ, मुझे ध्रुव राठी से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो बात उठाई जो समाज में जरूरी थी। उन्होंने लोगों को सवाल करना सिखाया, और अगर कोई आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो आपका दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक होता है। अब सवाल आपसे है, आप ध्रुव राठी को कैसे देखते हैं? एक जर्नलिस्ट, एक इन्फ्लुएंसर या एक थिंकर? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज पर जो हम सबकी जिंदगी पर सीधा प्रभाव करती है। फेक न्यूज यानी झूठी खबरें। व्हाट्सएप, यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर दिन हजारों झूठी खबरें फैलती हैं। फेक न्यूज कैसे फैलती है? सबसे आसान तरीका है व्हाट्सएप फॉरवर्डर्स। एक मैसेज किसी ग्रुप में चला गया
तो लोग बिना सोचे समझे उसे आगे भेज देते। व्हाट्सएप पर इमेज बेस्ड फेक न्यूज कितनी ज्यादा फैली हुई है। किस तरह की तस्वीरें सबसे ज्यादा झूठ फैलाती हैं? क्या मशीन लर्निंग से इन झूठी तस्वीरों को पकड़ना आसान है? फेसबुक और यूट्यूब पर भी कई चैनल पेज जानबूझकर ऐसी खबरें फैलाते हैं ताकि व्यूज और पैसा कमा सकें। लोग क्यों मान लेते हैं? पहला कारण है कॉन्फर्मेशन बेस। लोग वही मानते हैं जो उनकी सोच से मेल खाता है। दूसरा कारण है लोग सोचते हैं कि अगर किसी दोस्त और रिश्तेदार ने भेजा है तो जरूर सच होगा। तीसरा कारण है रिसर्च की कमी। लोग जल्दी जल्दी न्यूज चेक नहीं करते और उसे सच मान लेते हैं। फेक न्यूज का असर, इससे समाज में नफरत और गलतफहमियां बढ़ती हैं। चुनाव के समय गलत खबरें लोगों का वोट तक बदल देती है। कई बार लोग डर के मारे गलत फैसले भी ले लेते हैं, जैसे अफवाहों में दवाइयाँ या चीजें खरीद लेना। फेक न्यूज पहचानने का तरीका, हमेशा खबर का सोर्स रखो, कौन से वेबसाइट या कौन से अखबार ने लिखा है। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट जैसे 8 न्यूज, बूम लाइव या फैक्टली पर जाकर चेक कर सकते हो। भारत के हजारों व्हाट्सएप ग्रुप से रिसर्चर्स ने लाखों इमेज इकट्ठे की। नतीजे में पाया गया कि लगभग 13% इमेजेस व्हाट्सएप पर गलत या झूठी निकली। ज्यादातर झूठी इमेजेस 3 तरह की थी: कॉन्टेक्स्ट से बाहर ली गई तस्वीरें, फोटोशॉप्ड इमेजेस और मेंबर्स। किसी फोटो या वीडियो गूगल सर्वर्स इमेज सर्च से भी चेक किया जा सकता है। हमारी जिंदगी सबसे जरूरी है कि किसी खबर को शेयर करने से पहले सोचो। अगर प्रूफ नहीं है तो आगे मत फैलाओ। फेक न्यूज सिर्फ एक क्लिक से फैलती है, लेकिन उसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके पास मैसेज या खबर आए तो पहले चेक करें, फिर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे शैलेश एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब हमारे रोजमर्रा के आदत बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? आइए जानते हैं। फायदे, सोशल मीडिया ने दूर बैठे लोगों को करीब ला दिया है। हम किसी भी दोस्त या रिश्तेदार से तुरंत जुड़ सकते हैं। पढ़ाई और सीखने के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन कोर्स, नई नई जानकारी। बिजनेस करने वालों के लिए सोशल मीडिया किसी वरदान से कम नहीं है। छोटा से छोटा व्यापारी भी अपना सामान दुनिया भर में बेच सकता है। मनोरंजन और खबरें, हर चीज हमें एक क्लिक में मिल जाती है। नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है समय की बर्बादी। स्क्रॉल करते करते घंटों निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। फेक न्यूज और अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, जिससे समाज में गलतफहमियां पैदा होती हैं। मानसिक व्यवस्था पर असर, लगातार दूसरों से तुलना करने से लोग तनाव और डिप्रेशन तक महसूस करने लगते हैं। स्क्रीन की लत, AIIMS दिल्ली खोलने जा रहा है भारत का पहला डिजिटल एडिशनल सेंटर। नींद की समस्या, रात भर फोन चलाने से नींद पूरी नहीं होती और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। युवाओं पर असर, आज के समय में युवा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय है। यह उनकी पढ़ाई और करियर दोनों को प्रभावित कर सकता है। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो यह उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। मोबाइल से कितना खतरनाक हाल है, आप इधर देखो, ये देखो। लेकिन लत लग जाए तो नुकसान भी भारी है। समाधान, सुझाव, समय की लिमिट तय करें। सोने से पहले फोन इस्तेमाल न करें। सिर्फ काम की और पॉजिटिव चीजें देखें। असली जिंदगी के रिश्तों को सोशल मीडिया से ऊपर रखें।
तो दोस्तों, सोशल मीडिया हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो दवाइयाँ हम खरीदते हैं उनमें से बहुत दवाइयाँ मिलावटी होती है। और डर की बात यह है कि इनमें से कई आयुर्वेदिक और हर्बल दवाइयाँ हैं जिनको लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई ने इन दवाइयों का सच दुनिया के सामने ला दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एआई मिलावटी और असली दवाइयों का पहचान करता है, किन किन बड़ी कंपनियों का नाम इसमें सामने आया है और इसका असर आप और हमारी सेहत पर क्या पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई ने खोल दी मिलावटी दवाई की पोल। समस्या क्या है? भारत में आयुर्वेद और हर्बल दवाइयों का कारोबार 30,000 करोड़ से ज्यादा है। लोग मानते हैं कि ये दवाइयाँ नेचुरल और सेफ हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारी कंपनियां सस्ते केमिकल्स मिलाकर इन दवाइयों को तैयार करती है। ये रिसर्च लखनऊ के CSIR CIMAP के सेंसर साइंटिस्ट CH रत्नशेखर के टीम ने की है। उन्होंने एक खास मशीन लर्निंग और मेटाबोलोमाइक फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक बनाई है जो हेल्दी अश्वगंधा, तुलसी जैसी जड़ी बूटियों की असलियत और मिलावट का सही पता लगा सकती है। 2022 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 40% आयुर्वेदिक दवाइयों में हैवी मटेरियल्स जैसे लीड मर्क्यूरी मिले हुए थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चेतावनी दी है कि मिलावटी हर्बल मेडिसिन्स से किडनी, लीवर और हार्ट को नुकसान पहुंचता है। एआई कैसे पकड़ता है मिलावट? पहले साइंटिस्ट को लैब टेस्ट करना पड़ता था, इसमें हफ्तों लग जाते थे। अब एआई की मदद से केवल प्लांट की लीफ और रूट की तस्वीरें एनालाइज करके ये पता चल जाता है कि पौधा युद्ध है या अडल्ट्रेटेड। एग्जाम्पल, एआई माइक्रोस्कोपी पैटर्न और केमिकल सिग्नेचर डिटेक्ट कर लेता है। मशीन लर्निंग मॉडल हजारों असली और नकली सैंपल्स और ट्रेनेड होता है। जैसे ही नया दवा आती है, एआई इंस्टेंटली बता देता है एनपूरे या अडल्ट्रेटेड किस तरह का मिलावट होती है। पाउडर मिलावट, हल्दी, अश्वगंधा जैसे पाउडर्स में सस्ता सिंथेटिक पाउडर्स मिला देते हैं। केमिकल क्लोरिंग दिखने में अट्रैक्टिव बनाने के लिए हार्मफुल रंगों का इस्तेमाल। हैवी मेटल्स वजन बढ़ाने के लिए लीड मर्क्यूरी जैसे चीजें। चीप सब्स्टिट्यूटेज, असली पौधे की जगह नकली या जहरीले पौधों का इस्तेमाल। एआई ने हाल ही में दिखाया कि कई सैंपल्स में 20% तक एडल्ट्रेशन मिला। इसका असर सेहत पर शॉर्ट टर्म सिर दर्द, उल्टी, चक्कर आना, लॉन्ग टर्म किडनी फेलर, लीवर, दिमाग, यहाँ तक कि कैंसर का खतरा। WHO का एस्टिमेट है कि CSIR CIMAP लखनऊ के रिसर्चर्स ने एक एआई आधारित तकनीकी बनाई है जिससे मेडिसिनल प्लांट्स यानी औषधि पौधों में होने वाली मिलावट को पकड़ना अब आसान हो गया है। ये टेक्नोलॉजी भारत की नेचुरल मेडिसिन इंडस्ट्री में फूड फ्रॉड और अडल्ट्रेशन से लड़ने में मदद करेगी। हर साल लगभग 4.5 लाख लोग फेक या अडल्ट्रेटेड दवाइयों से प्रभावित होते हैं। दुनिया में भारत के केस स्टडी। अफ्रीका 2023 में 200 बच्चों की मौत काउथ सिरप में अडल्ट्रेशन के वजह से हुई। भारत कई बार FDA फूड्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने छोटी कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए हैं।
AI बेस्ड टेस्टिंग अब धीरे धीरे भारत की लैब्स में भी लागू हो रही है। सरकार और जनता की भूमिका। सरकार को बेस्ड क्वालिटी चेक को अनिवार्य करना चाहिए। कंपनीज को सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी। कस्टमर्स के लिए मैसेज, हमेशा ब्रांडेड और सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स खरीदें। एक्सपायरी डेट और FSSAI आयुष मार्क चेक करें। अगर शक हो तो कंप्लेंट रजिस्टर करें। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अब सिर्फ कंप्यूटर और रोबोट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी हेल्थ और जिंदगी को भी बचा रहा है। AI ने साफ कर दिया कि मिलावटी दवाइयों का सच अब छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन असली जिम्मेदारी हमारी है कि हम जागरूक बने रहें और सही प्रोडक्ट चुनें। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई मिलावटी दवाइयों से बच सके। और हाँ भाई, और देना मत भूलना।